हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और ये आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर 4 है, इसको हम देखने वाले हैं। और जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर 4 है, इसके अंदर देखेंगे हम नेशनल इनकम के बारे में कि किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो क्या होती है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो लेक्चर उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे @सक्सेस नेत्रा हमारा हैंडल है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है हमारे लेक्चर के इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, दैन आप हमें successnetra@gmail.com पर मैसेज भी कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंस्टाग्राम, ट्विटर या टेलीग्राम पे फॉलो करने का फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या नया मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर के जो टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड आपको PDF और जो क्विज है वो डेली बेस पे आपको मिल जाती है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की हम इंक्लूड करते हैं, हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस कंट्री के अंदर जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो काउंट की जाती है। यानी कि कोई भी कंट्री है, फाइनल मॉनेटरी वैल्यू गुड्स ऑफ सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एक कोई भी हमने समयकाल ले लिया, यानी कि एक हमने फाइनेंशियल ईयर ले लिया। ये मान चल के हम इंडिया के अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि हमारा अप्रैल से, और हमने मार्च ले लिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस समयकाल के दौरान में एक कंट्री है हमारी, ये इंडिया। इसके अंदर जितनी भी जो गुड्स और सर्विसेज हैं, जितनी भी हमने इसमें प्रोडक्शन की है, चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो या फिर सर्विसेज में की फॉर्म में हो, उनकी जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू यानी कि पैसे की कीमत, पैसे के रूप में उनकी जो फाइनल वैल्यू होगी उसको हम उस कंट्री की नेशनल इनकम बोलते हैं। फाइनल मॉनेटरी वैल्यू से क्या मतलब है? जो वर्ड है फाइनल, फाइनल का मतलब क्या होता है? फाइनल का अर्थ होता है कि अब इसमें कोई भी इसकी कीमत में वैल्यू एडिशन हम और नहीं कर सकते, यानी कि ये फाइनल है। इस पर हम कोई भी कुछ भी एडिशन इसमें नहीं कर सकते। यानी कि इसमें हमने जितने भी फैक्टर है, रॉ मटेरियल फैक्टर हो गया या फिर हमारा प्रोडक्शन फैक्टर हो गया या फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर उसके सर्विस में जितने चार्ज लगा वो सब हमने इसमें इंक्लूड कर लिया। यानी कि जो फाइनल मॉनेटरी वैल्यू है गुड्स ऑफ सर्विसेज की, उसको हम उस कंट्री की नेशनल इनकम बोलते हैं। और जो नेशनल इनकम है, इनका मेजरमेंट करने के मेनली 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके, एक आपका GDP की फॉर्म में, एक आपका NDP की फॉर्म में, एक आपका GNP की फॉर्म में और एक आपका NNP की फॉर्म में। GDP क्या होता है? GDP होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और NDP होता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और GNP होता है आपका ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और NNP होता है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इनके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। यहाँ से पहले देख लेते हैं कि आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में बनते हैं तो क्या बन सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने तो सबसे पहले आपको GDP की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दूसरा आपसे NDP की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। थर्ड आपसे GNP की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और आपका NNP की फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ से पहले स्लाइड से हमारे 4 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमने GDP की बात की है, इसमें हमने GDP की बात की है। तो जो GDP है वो क्या होता है? GDP होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन बाउंड्रीज ऑफ नेशन, विद इन बाउंड्रीज ऑफ नेशन। जब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे थे, नेशनल इनकम में हम क्या बात कर रहे थे? नेशनल इनकम में बात कर रहे थे कि कोई भी कंट्री है उसके अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जो उसकी टोटल वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बात कर दी? GDP की। GDP के अंदर हमने बात क्या कर दी कि कोई भी एक कंट्री है, मान चलिए ये कंट्री है इंडिया, इसकी जो बाउंड्री है, ये जो इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर ही जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इस बाउंड्री के अंदर ही जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी जो वैल्यू होगी उसको हम GDP में काउंट करेंगे। यानी कि GDP, इसमें D का मतलब होता है डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक का मतलब विद इन द कंट्री, यानी कि कंट्री के बॉर्डर के अंदर अंदर। और अगर हम नेशनल की बात करते हैं, डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस क्या है कि नेशनल के अंदर डोमेस्टिक प्लस में आउटसाइड आल्सो, ये दोनों भी इंक्लूड हो जाते हैं। मान चलिए कोई इंडिया का बंदा है, ये अगर हम इसको लेते हैं वर्ल्ड, ये इंडिया हो गया, ये वर्ल्ड, यानी कोई भी इंडिया का बंदा है ये,
और ये यहाँ जाके काम करना शुरू कर देता है, तो यहाँ से जो इनकम हो रही होगी इसकी है, तो ये हमारी राष्ट्रीय इनकम ही ना, देश की इनकम है, भले ही ये बाहर से आ रही हो, तो इसको हम नेट में इंक्लूड करेंगे। तो जो हम जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी हमारी कंट्री की जो इंटरनल बाउंड्री होती है, सिर्फ उसके अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और जो जीडीपी है, जीडीपी से हमें किसी भी कंट्री के बारे में क्या पता लगता है कि कंट्री की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, यानी कि जो इसकी आंतरिक क्षमता है वो कैसी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, ये हमारा टोटल जीडीपी पर डिपेंड करता है, या जीडीपी से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं कि जो जीडीपी है वो कंट्री के बारे में क्या बताता है, देन आपका इंटरनल स्ट्रेंथ बताता है, आपका इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक होता है, देन एक ये बन सकता है। और जो जीडीपी है ये आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया जाएगा कि जो जीडीपी है वो क्या होती है, वो होता है प्रोडक्शन विद इन बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन। तो यहाँ से आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड देन डेस्क्रिप्टिव में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनडीपी। हमने जीडीपी देख लिया। जीडीपी होता है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम जीडीपी की बात कर रहे थे तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो बाउंड्रीज है, इसके अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो वैल्यू है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। लेकिन एनडीपी के अंदर इसमें से हम डिप्रिसिएशन को हम कम कर देते हैं। डेप्रिसिएशन क्या मान चलिए आप, ये होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम मूल्यह्रास। मूल्यह्रास यानी कि किसी भी वैल्यू, किसी भी जो हमारी गुड्स है, कोई भी हमारी चीज़ है, उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी भी आती है, डेप्रिसिएशन आता है, तो उसको हम एनडीपी की फॉर्म में हम काउंट करते हैं। देखिए जैसे हम 2 साल की बात करते हैं, एक हमारा हो गया 2019 और एक हमारा हो गया 2020। अब हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स है 2019 के अंदर, तो वो हमारी होगी इसकी जीडीपी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो 2019 में हमारे पास में थी। मान के लिए कि मेरे पास में एक कार थी 2019 में, ठीक है, और 2020 में मेरे पास में सेम कार है। तो जो ये कार है, क्या इस कार की वैल्यू, कीमत अब भी इतनी है जितनी 2019 में थी? तो इस कार की कीमत में कुछ ना कुछ कमी आई होगी। तो जो कीमत में कमी आती है इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसमें से हम जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन है उसको कम कर दें तो हमारा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निकल के आ जाता है। तो जो एनडीपी है उसको बोलते हैं जीडीपी में से अगर जो मूल्यह्रास है उसको हम कम कर दें तो इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जो डेप्रिसिएशन का रेट है ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि मान लीजिए कि एक कार की कीमत है, हम एग्जाम्पल 2 लाख रुपए, तो अगर ये 2019 में 2 लाख है तो 2020 में कितनी होगी? अगर हम गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो इसमें एक रेट फिक्स कर देते हैं कि पर ईयर हम 10% डेप्रिसिएशन मानेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा एक कार है जो 10 साल बाद वो एक्सपायर हो जाती है दिल्ली वगैरह में, तो इसमें 10% डेप्रिसिएशन कर दिया, यानी कि 10 साल में आपको 100% इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो 2020 में इसकी वैल्यू गवर्नमेंट के हिसाब से कितनी होगी? 1 लाख। 2021 में कितनी होगी? देन इसमें से फिर आपकी 10% कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन रेट चलता है। तो ये डाटा है किसके द्वारा आपका डिसाइड किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये डाटा हमारा दिया जाता है। और जो ये है जीडीपी, जो ये एनडीपी है, इसको हम किसी भी कंपैरेटिव, यानी कि इंडिया की कितनी है या फिर आपकी यूएस की कितनी है, इस फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि जो कंपैरेटिव टर्म है इसमें आपके हर कंट्री के अपने अलग अलग मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन रेट होते हैं, तो हर कंट्री के अलग अलग होते हैं, देन इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। और आपकी जो जीडीपी होगी हमेशा आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी से आपकी ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि जीडीपी में हमने आपकी टोटल वैल्यू निकाली है और एनडीपी में हमने इसमें से कुछ ना कुछ माइनस कर दिया है। तो जब भी हम किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो अगर यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे तो एक आपसे एनडीपी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, मैंने आपको बता दी है। एनडीपी का आपसे जो है फॉर्मूला भी पूछ लिया जा सकता है, देन आपका ये हो जाएगा। जो डेप्रिसिएशन रेट है किसके द्वारा जारी किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। और आपसे स्टेटमेंट की फॉर्म में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो जीडीपी है वो आपकी मान के देगा कि आपकी जो जीडीपी है वो इज इक्वल टू होगी, ग्रेटर देन होगी, लेस देन होगी, या नॉन ऑफ द अबव होगी, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, देन आपका ये वाला सही होगा, जीडीपी ग्रेटर देन एनडीपी। तो अगर हम चलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में,
जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब तक हम क्या बात कर रहे थे, अगर हम जीडीपी के जब हम बात कर रहे थे, जीडीपी में हम डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, या फिर हम एनडीपी के अंदर जब बात कर रहे थे तो इसमें भी हम डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, यानी कि विद इन द बाउंड्रीज की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। लेकिन अगर हम जीएनपी की बात करते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो जीएनपी के अंदर क्या बात करते हैं हम नेशनल की बात करते हैं। यानी कि नेशनल के अंदर क्या हो जाता है, जो हमारी कंट्री है, मतलब हम ये हमारी कंट्री है इंडिया, और इसके जो बाहर है वर्ल्ड, तो यहाँ से भी हमारी जो इनकम हो रही है उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारी नेट यानी कि जो हमारी राष्ट्रीय हमारी जो आय होती है उसको हम इसमें बात करते हैं, और जो डोमेस्टिक में हम बात करते हैं यानी कि हमारी जो घरेलू आय जो होती है उसकी हम बात करते हैं। तो जो जीएनपी है, जीएनपी का फॉर्मूला कहता है जीडीपी प्लस माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो हमारी नेशनल प्रोडक्ट होगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होगा, जो हमारी जीडीपी है उसमें से हम प्लस या माइनस करेंगे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए इसमें एक वर्ड ध्यान देने वाला है, नेट इनकम की हम बात करें, वैसे सिर्फ इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेट इनकम की बात कर रहे हैं। नेट इनकम की बात हम कैसे कर रहे हैं कि जैसे हमारा कोई बंदा है, हमारा कोई इंसान है इंडिया से बाहर, और वो यहाँ से इनकम करके इंडिया में भेज रहा है 10 रुपये, ठीक है, और किसी दूसरी कंट्री का एक इंसान है इंडिया के अंदर और वो यहाँ से कमा के भेज रहा है 12 रुपये, तो हमारी जो नेट इनकम होगी, आए हमारे पास में 10 रुपये और चले गए हमारे पास में से 12 रुपये, तो यानी कि हमारी -2 होगी। और अगर हम बात करें ये जो हमारा बाहर किसी कंट्री में वर्क कर रहा है इंसान, ये 12 रुपये कमा के भेजता है, और इंडिया के अंदर जो इंसान है वो यहाँ से 10 ही रुपये कमा के भेजता है, देन हमारी जो इनकम होगी नेट इनकम वो हो जाएगी +2। तो अगर हमारी जो इनकम है बाहर से आने वाली इनकम है, जो हमारी बाहर से आने वाली इनकम है और जो हमारी इंडिया से बाहर जाने वाली इनकम है, दोनों का जो एक अंतर होता है या जो संतुलन होता है उसको हम इसकी नेट इनकम बोलते हैं। तो अगर ये ज़्यादा होगी इंडिया की दैन हम प्लस कर देंगे, और अगर जो कम होगी दैन इसमें हम माइनस कर देंगे। तो हमारी जो जीएनपी होती है वो जीडीपी प्लस माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड है इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, नेट प्राइवेट रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज के अंदर क्या होते हैं, जो सीधे सीधे मॉनेटरी हमारे उसमें पैसा आ रहा है, यानी कि जो भारत के लोग हैं बाहर काम कर रहे हैं, इंडियन वर्किंग अब्रॉड, और जो फॉरेनर हैं वो इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं। और एक चीज़ देखने वाली है कि इसके अंदर हमेशा हम प्लस में रहते हैं, क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो इसमें हमारे जो रेमिटेंसेज होंगे हमेशा पॉजिटिव में रहते हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा गेन ही करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताया कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2019 की, उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आते हैं किसी कंट्री में देन इंडिया के अंदर, और सेकंड है हमारा चाइना के अंदर, थर्ड पे मैक्सिको है, थर्ड पे आपका मैक्सिको है, एंड फोर्थ पे आपका फिलीपींस है, ठीक है। अब इसमें जो पहला फैक्टर था वो हो गया आपका नेट रेमिटेंसेज, प्राइवेट रेमिटेंसेज। दूसरा हो गया नेट इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन्स, यानी कि हमने बाहर से जो नेट इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन, हमने जो इंडिया ने अगर बाहर या कोई कंट्री है इसको कोई लोन दिया है, मान लीजिए 2% पे 1% कुछ भी, तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इसमें हमारा ये हो गया नेट इंटरेस्ट, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल लोन। और दूसरा है कि कोई ये कंट्री है इसने इंडिया को लोन दे रखा है, इसको हमें कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा उसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट हमारा कितना आया और कितने हमने पेमेंट किया। इसके अंदर इंडिया है जो मैक्सिमम माइनस में रहता है, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी सारी बोरिंग्स रहती है। नेट एक्सटर्नल ग्रांट से मतलब क्या होता है, देखिए 2 चीज़ें होती है हमारे पास में, लोन और एक होता है हमारे पास में ग्रांट। जो लोन होता है, लोन हमको एक इंटरेस्ट में मिलता है, उसको हमको रीपे करना होता है, लेकिन ग्रांट को एक तरह से आप दान बोल सकते हैं कि इसको हमको रीपे नहीं करना होता है। जैसे IMF वगैरह बहुत सारे जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रांट देती रहती है कंट्री को उनको इंटरनली हेल्प करने के लिए, तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। यानी कि ये मान चलिए कि ये IMF है और इसने इंडिया को कोई ग्रांट दी, अब इंडिया ने कोई जो कंट्री है, नेपाल है या फिर भूटान है, इनके आसपास छोटे देश है, या फिर श्रीलंका को मैक्सिमम देते रहते हैं ग्रांट, तो इनका जो अंतर होगा, मान लीजिए इंडिया इससे
IMF से इंडिया के पास में आए 1 लाख रुपए और इंडिया ने इन तीनों कंट्री को दे दिया 80,000 रुपये। तो यहाँ पे इंडिया क्या होगा, इंडिया यहाँ पे 20,000 प्लस में होगा, देन एक्सटर्नल ग्रांट हमारी ये प्लस हो जाएगी। और अगर हमारे पास में आए थे यहाँ से 1 लाख रुपये, यहाँ से हमने दे दिए 1,80,000 रुपये, देन हमारा माइनस में 80 हो जाएगा। तो यानी कि एक्सटर्नल जो ग्रांट है प्लस में भी हो सकता है माइनस में। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट यानी कि किसी कंट्री से हम जो ट्रेड कर रहे हैं, यानी कितना हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम सामान बाहर भेज रहे हैं और कितना हम वहाँ से लेके आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। इसके अंदर ही मैक्सिमम इंडिया हमारा नेगेटिव में ही रहती है, इंडिया की जो इसमें नेट इनकम होती है। और जो GDP है ये क्या शो करता है, GDP किसी कंट्री की इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर हम GDP की बात कर रहे थे तब, तो GDP क्या था हमारा, GDP हमारे सिर्फ इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, लेकिन जो GNP है हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को दिखाता है, क्योंकि इसमें हमारे जो कंट्री है वो इंडिया और जो बाहर है यानी कोई भी देश है उसकी बाहर कंट्री, दोनों की इसमें फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ से बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं, एक आपका GNP की फुल फॉर्म, एक आपसे ये GNP का फुल फॉर्म फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है। दूसरा पूछ लिया जा सकता है कि जो नेट प्राइवेट रेमिटेंसेज है तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, ये इंडिया की फर्स्ट रैंक है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, और मोस्टली ये फर्स्ट ही रहती है, लेकिन जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके अनुसार अपना जो डाटा है वो अपडेट आप कर सकते हैं। और जो GNP है वो क्या शो करता है, आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ जो है आपकी वो किसी भी कंट्री की शो करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करते हैं NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, जब हम GDP की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या था हमारा ग्रोस, यानी कि जो कंट्री है, कंट्री के अंदर इतनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज थी उनका हमने इंक्लूड किया था फाइनल वैल्यू। और जब हमने बात की थी NDP की हमने बात की थी, तो इसमें हमने GDP में से हमने जो डिप्रेसिएशन था उसको हमने कम कर दिया, यानी कि जो मूल्य आया था उसको हमने कम कर दिया। सेम हमारा जो GNP है, GNP में हमने क्या बात की थी, जो हमारी जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि कंट्री और कंट्री के बाहर से हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट है। तो अगर हम बात करें NNP की, यानी कि हम नेट की बात करें, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, तो GNP है, GNP में से हम डेप्रिसिएशन को हम कम कर देंगे, यानी कि जितना भी हमारा मूल्य ऐसा होगा उसका हम कम कर देंगे, और इसको हम प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम बोलते हैं। और इसी के बेस में हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो निकाल जाते हैं। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंट्री की पॉपुलेशन, और इसको हम बोलते हैं इनकम पर हेड पर पर्सन पर ईयर, पर हेड पर ईयर। इससे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, NNP की फुल फॉर्म, NNP का फॉर्मूला, और देन आपका जो पर कैपिटा इनकम है इसका फॉर्मूला हम आपसे जो है कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो होपफुली आपको ये जो चारों कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आपको GDP क्लियर हो गया होगा, यानी कि कंट्री की बाउंड्री के अंदर। आपका NDP आपको क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर हमने माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। आपका हो जाएगा GNP आपका क्लियर हो गया कि हमने डोमेस्टिक के अंदर बार वाले भी इंक्लूड कर दिए, और अगर आपका जो NNP है इन दोनों में से हमने डेप्रिसिएशन को कम कर दिया। तो मेनली ये 4 कंसेप्ट हमारे होते हैं किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम को हम जब कैलकुलेट करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ और डाटा। हमने देखा जो किसी भी कंट्री की जो GDP होती है या किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है वो डिपेंड करती है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स और सर्विसेज यानी कि इस कंट्री के अंदर इतनी भी गुड्स और सर्विसेज होती है उसकी जो टोटल वैल्यू यानी कि मॉनेटरी वैल्यू वो है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो वैल्यू है ये वैल्यू हम कहीं पे कंसीडर करेंगे, जो वैल्यू है हम कहीं पे काउंट करते हैं, किस चीज़ पे हम इस वैल्यू को देखेंगे। तो इसके लिए 2 चीज़ होती है, एक आपकी कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं, और एक आपकी प्राइस पे देखते हैं। और जो कॉस्ट है, जब हम कॉस्ट पे इन जो वैल्यू है इसको हम जो ये वैल्यू है फाइनल की इसको हम कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके 2 चीज़ होते हैं, एक आपकी फैक्टर कॉस्ट और एक आपकी मार्केट कॉस्ट। तो जो फैक्टर कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट क्या आता है कि वैल्यू डिपेंड्स ऑन टोटल इनपुट फैक्टर्स, यानी कि कोई भी एक ये मोबाइल फ़ोन है, इसको बनाने के लिए जो हमारा इनपुट लगा है सिर्फ हम उस पर बात करेंगे। हमारा जो रॉ मटेरियल लगा है, हमारा जो हमने इंडस्ट्री लगाई है उसके लिए हमने जो रेंट किया है, हमने जो लेबर है उसको क्या दिया है, या फिर एक्सटर्नल जो भी मतलब हमको इसको प्रोडक्शन करने में जो हमारा इनपुट लगा है सिर्फ हम उसकी बात करें तो हम इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। और अगर हम
इसकी मार्केट कॉस्ट पे जब हम इसको काउंट करते हैं तो मार्केट कॉस्ट से हम क्या समझ लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि जो इसकी बनाने की कीमत थी उसमें जो बनाने के बाद इसमें गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए, इनडायरेक्ट टैक्सेज, वो सब चीज़ें, और उसमें से कुछ सब्सिडी। मान लीजिए कि हम बात करते हैं एक मोबाइल की हम बात करते हैं, हालांकि इसमें सब्सिडी नहीं मिलती, मोबाइल को बनाने में लगे हैं 100 रुपये, इसके बाद में टैक्स हो गया इस पर 18 रुपये, तो 118 रुपये। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं इस पर 8 रुपये की सब्सिडी दे दूँगा, यानी कि 110 रुपये। तो जो ये होगा 110 रुपये, ये होगी इसकी वैल्यू मार्केट प्राइस पे। तो जब हम कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे किसी भी कंट्री की टोटल वैल्यू गुड्स की निकालेंगे, देन हमारी जो होगी उसकी इनपुट फैक्टर पे डिपेंड करेगी, और जो मार्केट कॉस्ट पे लिखेगी उसमें हमारी फैक्टर कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट और इसमें सब्सिडीज, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब जब प्राइस पे बात करते हैं तो प्राइस पे हमारी बात करते हैं हम करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। कैलकुलेटेड ऑन करंट प्राइस। करंट प्राइस क्या मतलब है, यानी कि जो एक मोबाइल है, मोबाइल का एग्जांपल ले लेते हैं कि इसी से हम चल रहे हैं, कि जो मोबाइल है इसका आज की डेट में, यानी कि 2022 मार्च में जो रेट है, और कितने हमारे पास में मोबाइल है, मान के चलिए एक मोबाइल का रेट हमारा है इसमें 10,000 रुपये, और हमारे पास में 10 मोबाइल है, तो देन हमारी जो जीडीपी हो जाएगी वो जाएगी आपकी 1 लाख रुपये। यानी कि जो करंट प्राइस होता है इस पर हम डिपेंड करते हैं। तो कॉन्स्टेंट प्राइस हमने क्या कर लिया कि हम एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं कि जो 2020 का हमने प्राइस फिक्स कर लिया। जब हम 2022 की बात, 2022 में एक मोबाइल है, इसका प्राइस 10,000 रुपये है, ठीक है। तो हमारे पास में 10 मोबाइल थे, तो यानी कि हमारी 1 लाख हो गई। 2022 के बाद अगर हम 2023 बात करें तो कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन होके हमारी जो मोबाइल की कीमत है तो वो मान चलिए कि यहाँ पे हो जाएगी आपकी 11,000 रुपये। हमारे पास में 10 ही मोबाइल थे, तो हमारी जीडीपी कितनी हो जाएगी, अगर हम करंट प्राइस पे बात करें तो आपकी 1.1 लाख हो जाएगी। लेकिन आपकी जो कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस में हम जो 2023 वाला है इसमें भी हम 2022 का ही डाटा इंक्लूड करेंगे। तो अगर हमारे पास में 10 मोबाइल है तो हमारी जीडीपी उस टाइम पे भी हमारी नेशनल इनकम 1 लाख रुपये ही रहेगी। यानी कि हम कोई भी इसमें कांस्टेंट प्राइस में एक बेस ईयर ले लेते हैं, और उस बेस ईयर के हिसाब से ही हम जो है डाटा को हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस के अंदर जो आपकी नेशनल इनकम है, इसको हम नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। जो आपकी करंट इनकम है ये आपकी इंक्रीज होती रहती है, आपकी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाती है, डिपेंड करते हैं कि जो प्राइस है वो किस हिसाब से बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं। लेकिन इसमें आपकी कॉन्स्टेंट होती है, इसमें एक बेस ईयर ले लिया जाता है, उस हिसाब से आपकी ये इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको कांस्टेंट प्राइस और जो करंट प्राइस है इन दोनों में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपके। मोस्टली एग्जाम में यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अगर हम जीडीपी को काउंट करते हैं अगर हम जीडीपी को काउंट करते हैं कॉस्ट के साथ में, तो इसके कितने तरीके होते हैं, देन आपकी फैक्टर कॉस्ट और एक आपकी मार्केट कॉस्ट। और अगर हम प्राइस के अनुसार इसको काउंट करते हैं, देन हमारी करंट प्राइस पे हम इसको काउंट करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे हम इसको काउंट करते हैं। और आपसे सीधे एक ये वाला कि जब मार्केट प्राइस पे हम इसको काउंट करते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, देन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं जीडीपी रैंकिंग की। मोस्ट एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है। तो जीडीपी जो नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर फर्स्ट पे आपकी यूएस है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान, 4 पे जर्मनी, 5 पे यूके और 6 पे हमारी इंडिया है। ये हमारा डाटा है 2021 की जो रिपोर्ट थी, इसके अनुसार हमारा जो ये डाटा है, हमारी 2.95 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी थी। और अगर हम बात करें जीडीपी पीपीपी की, पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर जो डाटा है वो इंडिया की रैंक 1 है, यूएस सेकंड पे है और थर्ड पे है आपकी इंडिया। 10.18 ट्रिलियन की हमारी जो है वो इकोनॉमी इस पे काउंट की जाती है। और मैं आपको बता दूं ये एक आपका नॉन परमानेंट डाटा है, ये आपका चेंज हो जाता है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो इसको रिवाइज करके फिर इसको आप अपडेट करने के बाद जाएं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमने नॉमिनल की बात कर ली और एक हमने बात कर ली पीपीपी की, जीडीपी पीपीपी। जो पीपीपी होती है, ये पीपीपी क्या होता है, जीडीपी पीपीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी। आपको सीधे एग्जाम के अंदर भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पीपीपी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देन आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको हम बोलते हैं किसी भी कंट्री की हम करिए क्षमता, यानी कि इसकी खरीदने की जो क्षमता है इस कंट्री की वो कितनी है। तो जीडीपी को हम इंटरनेशनल डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं
जीडीपी को हम इंटरनेशनल डॉलर के अंदर पे कन्वर्ट करते हैं, और जो कन्वर्ट करते हैं उसका हम बेस लेते हैं, उसका जो आधार होता है हमारा, उसकी जो क्रय शक्ति है किसी भी कंट्री, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी है, उसके हम डिपेंड पे हिसाब से हम कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ऐसे हम सीधे सीधे कन्वर्ट नहीं करेंगे कि जो $1 है उसकी वैल्यू अगर मान लें 70 रुपये है, तो अगर इंडिया के अंदर इनकम होगी $100 तो सीधा सीधा आपका होगा 70,000 रुपये। ऐसे हम इसको काउंट नहीं करते हैं। जब हम पीपीपी के फॉर्म में काउंट करते हैं तो जो एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है कि हम एक बास्केट लेते हैं, गुड्स की एक बास्केट लेते हैं, और कुछ जो ये गुड्स बास्केट होती है इसके अंदर मान सकते हैं कि हम इसेंशियल गुड्स मान सकते हैं इसमें, कि इसमें दोनों कंट्री के अंदर ऐसे हम गुड्स को इंक्लूड करते हैं जो सभी कंट्री के अंदर समान रूप से यूज हो। जैसे हम मान लीजिए राइस ले लीजिएगा हम इसमें, या फिर इसमें आप वीट ले लीजिएगा, या फिर ऐसी चीज़ें जो मतलब हर कंट्री के अंदर समान रूप से यूज होती है। तो जो ये बास्केट है, इस बास्केट को खरीदने के अंदर इंडिया को कितना पे करना पड़ रहा है और यूएस को कितना पे करना पड़ रहा है। मान चलिए कि जो इंडिया है, इंडिया को के अंदर जो ये बास्केट है, गुड्स बास्केट है, ये आपकी 20 रुपये में आ जाती है, और यूएसए के अंदर जो ये बास्केट है ये आपकी आती है $1 के अंदर। तो यानी कि जो इंडिया के अंदर जो पीपीपी की फॉर्म में जो डॉलर की वैल्यू होगी वो 20 रुपये के इक्विवेलेंट होगी, और जो ये डाटा है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जा सकता है। यानी कि अगर हम पीपीपी की बात करें तो डायरेक्ट इसको हम काउंट नहीं करते, इसको हम काउंट करते हैं परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति के रूप में। जो क्रय शक्ति होती है, क्रय शक्ति डिपेंड करती है किसी भी कंट्री की जो एक गुड्स बास्केट होती है उसको खरीदने की क्षमता उस कंट्री में कितनी है, तो इसको हम ये काउंट करते हैं पीपीपी के फॉर्म में। तो यहाँ से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं। देन आपसे पीपीपी की एक तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी, जो मैंने आपको बता दिया। देन आपसे जो जीडीपी है, ये पीपीपी के टर्म में इनकी रैंक पूछ लिया जाता है आपसे, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, और आपको कई बार नॉमिनल जीडीपी पूछ लिया जाता है। देन आप इस डाटा को जो है अपडेट करके रखिए, ये नॉन परमानेंट डाटा है, इसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिएगा। तो देन थैंक्स फॉर वाचिंग, इफ लाइक फॉलो अस। और आपको जो फॉलो करना है, हमारी जो लिंक है, आपका हमारा टेलीग्राम हो गया, आपका हमारा जीमेल हो गया, आपका हमारा इंस्टा हो गया, एंड आपका ट्विटर हो गया, सब लिंक आपको उसमें मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।